तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, यूनियन बजट 2026 की मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो आज समझ रहा हम पूरे यूनियन बजट के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी आपके आईएमपी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है, बजट 2026-27 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 26 का है। तो कितने लाख करोड़ रुपए का है, तो ये याद रखना 53.5 यानी कि 53.5 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश हुआ है। अगली बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फाइनेंस ईयर 26 ये लगभग इतनी बढ़ोतरी करेगा, 7.4% वित्त वर्ष की बढ़ोतरी रहेगी। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 27 में 6.8% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7.2% की दर से बढ़ने का ये इन्होंने अनुमान लगाया है ना। अभी आपकी 6.8% है, ये बढ़कर आएगी 6.7%, लेकिन लक्ष्य इन्होंने क्या दिया है, 4.4% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के अनुसार क्या बताया कि एक वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय अभिवरण यानी कि एएफएस का फुल फॉर्म ये यहाँ पर दे रखा है, इसको ध्यान रखना। एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम इसको कहा जाता है, एएफएस का फुल फॉर्म है ना। तो ये किसके तहत होता है, तो आपका अनुच्छेद नंबर 112। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देख रहे हैं तो ये है आपकी निर्मला सीतारमण जी, यही आपके भारत के वित्त मंत्री ये भी। ठीक है, तो 2019 के बाद से लगातार इन्होंने ये नवा बजट पेश कर दिया है। कितने नवा बजट इन्होंने पेश कर दिया, किसने, निर्मला सीतारमण जी ने। आगे बात करते हैं। तो इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिन्हें 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त था। तो सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई में। उसके बाद 9 बजट, तो आपके वित्त मंत्री जो अब आज के वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है ने अंतरिम बजट सहित उनमें से लगातार 6 पेश किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो केंद्रीय बजट के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। तो बजट शब्द जो है उसको बोलते हैं हम बुगेट, क्या बोलते हैं इसको, बुगेट बोलते हैं। ये बुगेट है, जो आपका शब्द कौन सा, फ्रेंच, इसका मतलब क्या है, स्मॉल बैग। स्मॉल बैग यानी इसका मतलब होता है आपका छोटा बैग, है ना। तो भारत का पहला केंद्रीय बजट पहली बार भारत में कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1860। ये ध्यान रखना, 1947 में नहीं हुआ है, ना ही 1950 में हुआ। कब हुआ, 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट कंपनी द्वारा। ये भूरे लोग आपको दिखे गए थे। और इसमें पेश किसने किया था, तो याद रखना, एक स्कॉटलैंड का एक बंदा था अर्थशास्त्री, जिसका नाम था जेम्स विल्सन, है ना। तो जेम्स विल्सन ने भारत के अंदर पहली बार केंद्रीय यानी कि सेंट्रल बजट पेश किया था। ठीक है, और ये बजट शब्द कहाँ कौन सा है, तो फ्रांसीसी शब्द है बुगेट, और इसका मतलब क्या होता है, छोटा बैग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो 1900 में पेश किए जाने वाले बजट में बुनियादी ढांचा शब्द नहीं आया था, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड था वो 1900 में पेश किए गए जो आपका बजट था, वर्ष 1900 में पेश किया था बजट, उसके अंदर ये बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड नहीं था। अगली बात है, 1955 तक बजट अंग्रेजी में छपा रहा, है ना। 1955 यानी कि आज़ादी के भी 5 वर्ष बाद, है ना। आज़ादी यानी कि 1947 में आप आज़ाद हुए थे, लगभग उसके बात करते तो 8 वर्ष तक अंग्रेजी में ही छपा था, है ना। 1955-56 तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ था, यानी कि अगला जो 1955 में आया था उसमें आपका जो बजट आया वो हिंदी इंग्लिश में देखने को मिला था। ठीक है, फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में वित्त वर्ष 1970-71 में बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन, पूर्व प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी, 1970-71 में इन्होंने बजट पेश किया था। अगली बात है, निर्मला सीतारमण 2019 में बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला है, वित्त मंत्री, है ना। इन्होंने बजट डायरेक्ट पेश किया था, उस समय इनके पास कोई भी पद नहीं था। 1970-71 में पेश करने वाले इंदिरा गांधी पहली महिला बनती है। दूसरी बनती है आपकी निर्मला सीतारमण, लेकिन ये पहली क्या है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई। अगला है, सबसे ज़्यादा पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बाद अगर महिला से पूछेंगे तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण। सबसे पहले कौन सी महिला ने किया था, इंदिरा गांधी। सबसे ज़्यादा किसने किया था, तो मोरारजी देसाई, लगभग 9 बार। 9 बार क्या है आपकी महिला, सॉरी, निर्मला सीतारमण में। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी जी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बजट के तहत कुल व्यय 197.39 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें से लगभग 92.74 करोड़ या 46% रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित किए गए थे। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत, ये बात करें हम 1947-48 में, जो 1947 देखो, फाइनेंस ईयर 1947 का जो था, इसका मतलब ये फाइनेंस ईयर
कि ये बात करेंगे हम पूरी 1947 से 1948 जैसा भी हुआ ना आपका फाइनेंस ईयर 2026 लॉन्च हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 2026 से 2027 तक है। जब हो जाएगा फाइनेंस ईयर 27 तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बजट है आपका 2027 से 2028 से, है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। तो 1947 का बजट पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार जो बजट पेश किया था वो किसने किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी जी ने, याद रखना है। अब बात करते हैं, देखो अब ये जो हम पूरा बजट पढ़ेंगे इसमें आपको सबसे ज़्यादा डाटा याद रखना है। डाटा कैसे? जैसे हम आगे देखेंगे कि कितने IIMs बनाए थे, कितने CAR ICAI जितनी भी चीज़ें, तो इसमें डाटा आपको क्या करना है? याद रखना ही पड़ेगा। अभी याद कैसे रखेंगे? तो इसमें आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो नोट्स कैसे बनाओ? एज इट इज़ मैंने बनाए, चाहे वेदर आप इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाए, इंग्लिश जिस भी भाषा में, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको जो ये डाटा है ये क्या रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। तो डाटा जरूर बनाना। अगला आता है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बजट स्पीच एट नंबर ऑफ वर्ड्स, कि किन कौन से साल में किस व्यक्ति ने कितने वर्ड्स का बजट दिया था। तो सबसे ज़्यादा यानी कि अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड है मनमोहन सिंह जी के नाम पर। कब दिया था इन्होंने? 1991 में। और कितने वर्ड? तो 18,650 वर्ड, यानी कि इतना बड़ा भाषण दिया था, है ना। बहुत जल्दी दिया था, टाइम का नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स का बोल रहा हूँ। दूसरा है 2018 में, दूसरे नंबर पर है अरुण जेटली जी। ये अरुण जेटली जी है जिन्होंने दिया था 18,604, यानी कि 46 वर्ड से ये मनमोहन सिंह जी को पार करने से रह गए, है ना। फिर बात करते हैं 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने दिया था 13,275 शब्द का, ठीक है। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना। सबसे पहले मनमोहन सिंह ने सबसे ज़्यादा वर्ड्स 18,650, दूसरे नंबर पे अरुण जेटली और तीसरे नंबर पे आपके निर्मला सीतारमण, है ना। 1991 में दिया था मनमोहन सिंह जी ने, दूसरी बात अरुण जेटली ने दिया 2018 में, 19 में आपका महिला सीतारमण, लेकिन 2020 में इन्होंने 3,275 शब्द का ये पूरा स्पीच दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब लॉन्गेस्ट स्पीचेस बजट स्पीचेस एवर। तो सबसे बड़ा अभी तक जो बजट था वो था बजट नंबर 2020 का, यानी किसने दिया था? तो 2020 में निर्मला सीतारमण ने। कितने वर्ड? तो अभी हमने जस्ट वर्ड देखा, कितना? 13,275 वर्ड के साथ कितना समय लिया था इन्होंने? 2 घंटे और 42 मिनट, है ना। महिलाएं ऑब्वियसली धीरे ही बोलेंगे, ठीक है, 2020 में। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो 2 घंटे 15 मिनट इन्होंने वापस निर्मला सीतारमण जी ने 2019 में भी दिया था, दूसरे नंबर का इंडिया से। 2 घंटे 13 मिनट जसवंत सिंह के 2003, और 2 घंटे 10 मिनट का अरुण जेटली ने दिया था, वो 2014 में दिया था, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन, आपको टाइम का ड्यूरेशन ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट बजट स्पीच एवर अभी तक, तो वो निर्मला सीतारमण का 2020, दूसरे नंबर पर 2 घंटे 15 मिनट का, वो भी निर्मला सीतारमण 1 साल पहले यानी कि 2019 में दिया था। अगली बात करते हैं, 1977 में पूर्व वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण सिर्फ और सिर्फ 800 शब्दों अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है ना। अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? तो आपके मित्र मंत्री थे, जिन वर्ष बात करें 1977 की, हीरूभाई मुलजीभाई पटेल, है ना। इन्होंने पटेल झाड़ दी और इन्होंने कम शब्द में बहुत ज़्यादा बातें बोल दी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कौन थे? पटेल बातें, ठीक है। हीरूभाई मुलजीभाई पटेल, इन्होंने केवल और केवल 800 शब्दों में, है ना। तो ये अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण इसको माना जाता है। कौन सा? 1977 का। तो ये पटेल बात है हमारे। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पेज देख लिया है, याद रखना एक बार और कि 2026-27 यानी कि फाइनेंस ईयर जो 26 आया है उसका जो बजट है वो 53.5 लाख करोड़ रुपये, इतने सारे पैसे का है, ठीक है। अगली बात है इसी के अंदर, तो GDP इन्होंने लक्ष्य रखा है 7.4% का, ठीक है। और बात करते हैं वित्त वर्ष 2027 में अनुमान क्या होने वाला है इनका? 6.8% से ये बढ़कर हो जाए कितना? 7.2% बढ़ने का इन्होंने अनुमान रखा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आगे, है ना। तो इंग्लिश है, कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि योर गाइड टू सेविंग्स, यानी कि अब किस किस में पैसे कम हुए, है ना। कॉमोडिटीज एंड सर्विस बिकमिंग चीपर, यानी कि किनको इस बजट से फ़ायदा है। तो फिजिकल शिफ्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज़, है ना, टैक्स एट सोर्स और लॉवरिंग कॉस्ट अक्रॉस सेक्टर, बूस्टिंग ट्रेवल, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ सेक्टर्स बताए गए हैं, जैसे बूस्टिंग ट्रेवल, उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशंस, हेल्थ केयर और ट्रेड। इन सब में क्या हुआ है, आपका बजट जो है ये इस बार आया, उसमें सबको फ़ायदा रहेगा।
पहले नंबर पे बात करते हैं तो ट्रेवल, एजुकेशन एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो इन सब के लिए ये बजट क्या हो गया, बहुत सस्ता हो गया। कैसे? जैसे कोई विदेश घूमने, ओवरसीज टूरिज्म पैकेजेस, TCS लेस्ड था फ्रॉम 5 से 20% पहले लगता था, अब लगता है 2%। इसका मतलब है कि विदेश घूमने के पैकेज पर पहले टैक्स जो लगता था वो 5.20% से लगता था। 5.20% से घटकर अब कितना हो गया, केवल और केवल 2% टैक्स आपको देखना है। अगली बात है फॉरेन एजुकेशन, जो बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनके लिए भी TDS ऑन LRS रीमेंटेनेंस कर दिया इन्होंने, यानी कि विदेशी पढ़ाई पर जो रीमिटेंस है पर TDS जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। अगली बात है पर्सनल यूज आइटम्स, है ना, यानी कि व्यक्तिगत सामान पर जो BCD लगता था, ये BCD क्या होता है ना, पर्सनल यूज, तो इसको बोलते हैं हम बेसिक बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब ये क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है ना, तो कस्टम ड्यूटी एक सीजल की पोस्ट भी होती है। तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी ये होता है कि कोई भी चीज़ हम, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई सी भी चीज़ चाहे वो अमेरिका से आ रही है, जैसे USA से कोई चीज़ आ रही है, तो इस पर एक टैक्स लगता था जिसको हम बोलते थे BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो वो बहुत कम हो गया है, पहले 20% लगता था, अब कितना हो गया, केवल 10% रह गया है। फिर माइक्रोवेव ओवन पे हुआ है, अब पूरी तरह से ये बिल्कुल ही इसको BCD मुक्त कर दिया है ना, नाउ एक्सपेंड फ्रॉम BCD, यानी कि माइक्रोवेव ओवन पर कोई भी BCD नहीं लगे। तो लगभग कहीं ना कहीं ये भी सस्ता हो गया है ना। यानी कि इस पूरे लाइन से हम ये समझते हैं इस पूरे टॉपिक से कि विदेश यात्रा, पढ़ाई और घरेलू सामान बिल्कुल इस प्रकार से अच्छे प्रकार से सस्ते हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं एनर्जी, हेल्थ एंड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सोलार एनर्जी इक्विपमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, ये सोलार ट्रांजिशन एंड पावर, तो BCD एग्जेम्प्ट फॉर इक्विपमेंट एंड सोलार ग्लास इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब है कि सोलार पैनल्स के जो इक्विपमेंट है और ग्लास इंग्रेडिएंट्स पर टैक्स बिल्कुल कम हो गया है। दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के जो जरूरी सामान पर जो टैक्स था, यानी कि BCD एक्सेम्प्ट फॉर डेवलपमेंट गुड्स, यानी कि ये भी BCD फ्री कर दिया है। अगला है कैंसर एंड रेयर डिसीज ड्रग्स, इसेंशियल मेडिकेशंस नाउ एक्सेम्प्ट फॉर BCD, यानी कैंसर की दवाइयों पर भी पूरा आपका BCD था वो बिल्कुल फ्री हो गया है। अगली बात है इंडियन फिश कैच एग्जेम्प्ट फ्रॉम BCD विथ इन इंडियन वाटर्स, यानी कि इंडियन वाटर्स जो आपका नॉटिकल स्माइल से जहाँ तक भारत की सीमा लगती है ना, आई थिंक ये लगभग 12 नॉटिकल स्माइल तक इंडिया की सीमा लगती है, तो वहाँ तक पूरा BCD फ्री है ना, कि भारतीय समुद्र में पकड़ी मछली पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि बिजली आपकी सस्ती हो गई है, इलाज आपका सस्ता हो गया है, और स्वदेशी उद्योग है ना जैसे ये है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अगली बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेड में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मिनरल्स गुड्स क्रिटिकल मिनरल्स कैपिटल गुड्स में ड्यूटी रिडक्शन और BCD एक्सेम्स ऑन कैपिटल गुड्स एंड मिनरल्स। इसका मतलब मशीनरी और खनिज पर जो टैक्स था वो कम हो जाएगा। अगला है सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स नाउ BCD एक्सेम्प्ट, यानी कि ये भी BCD फ्री हो गया है। एल्कोहलिक लिक्वर स्क्रैप, यानी कि इसमें बात करते हैं कस्टम ड्यूटी रिड्यूस्ड 5% से 2%, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी आपके एल्कोहल स्क्रैप पे लगती थी वो अब 5% से कितनी हुई, केवल 2%। ये वाला ही डाटा आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही डाटा आपको याद रखना है ना। जैसे कि बात करते हैं अभी हमने देखा जैसे ये 20% से 10% हो रहा है, या 5 से 20% से केवल 2% हो रहा है, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, तो जो शू अपर एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, तो जूते बनाने के सामान पर भी इन्होंने बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे आपको रोजगार बढ़ेगा, और उसके बाद मेड इन इंडिया जो है वो आपका मजबूत होगा इन चीज़ों से। तो इन्होंने ये तीन में जो इंडस्ट्रीज है उन पर अपना टैक्स बिल्कुल कम कर दिया। अब महंगा क्या हुआ है तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि महंगा क्या हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, तो देखो ये जो BCD होता है ना, BCD बहुत सारे को डाउट होगा, BCD इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ये ड्यूटी होता है, इसका मतलब यही है कि जब कोई सामान विदेश से भारत आता है तो सरकार उस पर मूल टैक्स लगाती है, तो आप वो मूल टैक्स बिल्कुल कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पर कम कर दिया और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज से बिल्कुल हटाया दिया, जैसे कि माइक्रो ओवन, इसको नाउ एक्सटेंड पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भैया अब जो है उसमें टाइट क्या हुआ है बजट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टैक्स कंप्लायंस पेनाल्टी, अब लगेगी यहाँ पर पेनाल्टी। तो पेनाल्टी क्या है, तो इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग पेनल्टीज हिट्स 100%।
द पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग इनकम टैक्स हैज़ बीन राइज टू इक्वल द फुल ऑफ 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट अर्न्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जानबूझकर गलत इनकम दिखाता है तो उस पर 100% क्या लगेगा, आपका जुर्माना लगेगा। मतलब क्या है इसका इसका मतलब ये है कि मतलब जितना आपको टैक्स देना था, मान लीजिए 100 रुपये आपको टैक्स देना था, तो यदि आपने टैक्स ये छुपाया तो आपको प्लस इसके साथ में 100 रुपये देना ही है। इसमें आपको जो पेनल्टी रहेगी वो भी 100% रहेगी, यानी कि आपको 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपये छुपाए और वो पकड़ा गया तो उसको 1 लाख पेनल्टी प्लस साथ में जेल तो होगी है ना, यानी कि 2 लाख रुपये कुल भरने पड़ेंगे। आ गया समझ में। दूसरी बात है न्यू पेनल्टीज फॉर अनडिस्क्लोज्ड मूवेबल एसेट्स, यानी कि द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल असेट्स हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द पेनल्टी नेट एंड नाउ अट्रैक्ट्स ए फॉर्मल फाइनेंशियल पेनल्टी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपनी चल संपत्ति मतलब क्या होता है, जैसे मान सकते हैं हम कैश हो गया आपके पास, जैसे आपके पास गोल्ड है, जैसे आपके पास आपकी खुद की कार बाइक जितनी भी है ना, ये अगर छुपाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई प्लस वित्त जुर्माना लगेगा। पहले इसमें बिल्कुल ढील थी, कैश गोल्ड रखा हो तो रखा है आपके पास, है ना, हमको उससे लेना देना, लेकिन इसमें बिल्कुल ढील थी। बहुत सारे लोग सोना पहन के चलते थे, वो टैक्स नहीं दे रहे थे इन चीज़ों का। लेकिन अब इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, इन डिस्क्लोज कर दिया है, न्यू पेनल्टीज उसके लिए लागू कर दी है। ठीक है, तो इसमें कानूनी कार्रवाई भी होगी प्लस वित्तीय जुर्माना अलग से देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं क्या कि मार्केट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, है ना, यानी कि टाइटिंग एंड टैक्स एडजस्टमेंट और 150% इंक्रीज इन STT फॉर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। इसका मतलब क्या है, तो देखो STT का फुल फॉर्म सबसे पहले देखो, इसका मतलब है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसको हम कहा जाता है STT, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो मार्केट ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि आप ट्रेड मार्केटिंग वालों की लगने वाली अच्छे से। तो द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT फॉर स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेंडिंग हैज़ बिन राइज फ्रॉम 0.02%, पहले इनको टैक्स देना होता, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है 0.05, 0.02 से कितना हो गया टोटल 0.05% हो गया है, यानी करीब मान सकते हैं हम कि 150% की बढ़ोतरी होगी। तो भैया इसको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो क्या, नुकसान ही नुकसान है। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा बेस था इसका मतलब यही है कि देखो बजट 2026 में सरकार ने टैक्स चोरी पर एक तो बड़ा एक्शन लिया है, पहली बात। दूसरी बात है गलत इनकम बताने पर बहुत ही भारी जुर्माना लगाएंगे वो, संपत्ति सुनाने पर वो कानूनी सजा देंगे, और शेयर ट्रेडिंग जो है आपकी ये महंगी हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें सरकार को क्या फ़ायदा होगा, ताकि देखो काला धन रुकेगा, उसके बाद टैक्स सिस्टम है ना वो अच्छा सा आपका बिल्कुल मजबूत ठोस हो जाएगा, और दूसरा है कि सरकार की इससे आमदनी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें इन्होंने पूरे बजट में समझाई है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बजट 2026 विकास के 3 कर्तव्य, निर्मला सीतारमण का ये नया एजेंडा, इन्होंने 3 कर्तव्य से हमें प्रेरित किया है। ठीक है, तो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह पहला बजट है। कौन से भवन में, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट किस वर्ष किया गया था, 2026 वाला है। कहाँ पर, कर्तव्य भवन में, और इसको बोलते हैं हम पहला बजट, किसके द्वारा, तो ये मैम जिसका नाम है निर्मला सीतारमण, महिला याद आ रही है भैया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो पहला इनका नया एजेंडा है कि आर्थिक विकास, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी बात इन्होंने पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट यानी कि जन केंद्रित विकास, इसमें क्या है, तो नागरिक की आकांक्षाओं और क्षमता को बढ़ाना। तीसरा इन्होंने बताया है समावेशी अवसर, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हर परिवार और क्षेत्र तक संसाधनों की पहुंच। इन्होंने ये 3 एजेंडे बताए, आपको याद रखना है। अरे 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 तो आपको याद रखना है, इसमें कैसे याद रखना है, तो देखो इसको याद कैसे करना है, तो पहले समझ लो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक जैसे विकास हुआ तो क्या होगा, जन केंद्रित होंगे, है ना। अच्छा, विकास होगा तो ये सब आपस में मिलेंगे, और इसमें क्या करेंगे, परिवार क्षेत्र तक पहुँचाएंगे, तो यानी कि ये क्या करेंगे, अब अवसर ढूंढेंगे कि अब क्या करें। आर्थिक विकास बढ़ा तो जन केंद्रित हुए, बहुत सारे लोग पास में है, और इन्होंने अवसर ढूंढा। तो ये 3 शब्द आपको याद रखना, आर्थिक, जन केंद्रित और अवसर, यानी कि समावेशी अवसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें। तो पहली बात है कि प्रपोजल टू सपोर्ट, ये हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो खनन प्रसंस्करण अन्वेषण और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित करने के लिए खनिज समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा,
केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्थन देने का प्रस्ताव है। यानी कि दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित करेंगे। ये कहाँ पर करेंगे तो आपको याद रखना है कौन से राज्य, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि इनको खनन, प्रसंस्करण, अन्वेषण और विनय निर्माण को बढ़ावा देना है। उसके लिए दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं 4 राज्य में, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब इससे क्वेश्चन कभी आ जाए तो ध्यान रखना, यानी कि बात क्या कर रहे हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर। रेयर अर्थ कॉरिडोर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, तो स्टेट याद रखना है। कौन कौन से स्टेट है, तो ये आपका ओडिशा, ओडिशा के बाद है आपका केरल है, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद है आपका तमिलनाडु। यानी कि जितने भी है ये आपको कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के, है ना, दक्षिण भारत के देखने को मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। अगला पेज है खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ। ठीक है, यानी कि इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज और बोर्डिंग में मदद मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि हाथी हथकरघा हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए एक पहल लाए, और इस पहल का क्या नाम है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए चयनित मानदंडों के आधार पर उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का समर्पित SME विकास कोष शुरू करने का प्रस्ताव है। यानी कि बात करना है कि MSME को इन्होंने कितना पेमेंट दिया, तो याद रखना 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार ने ICAI, फिर है ICSI, फिर है ICMI जैसे पेशेवर संगठनों को विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्रों को एक कैडर विकसित करने के लिए अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यवहारिक उपकरण विकसित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। यह मान्यता प्राप्त पैरा प्रोफेशनल MSME को सस्ती लागत पर उनकी अनुपालन आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेंगे, है ना। तो ये इतना बड़ा इन्होंने पूरा सेंटेंस दिया है, लेकिन इसमें से आपको याद क्या करना है, देखो ICAI, ICSI, ICMI, है ना, इनको ये चेंज कर रहे हैं, इसमें ये डाल रहे हैं कॉरपोरेट मित्रास, है ना, कॉरपोरेट मित्रास को एक केडर में विकसित करेंगे। तो ध्यान रखना है कौन से शहर के लिए, तो टायर 2, टायर 3 के लिए क्या कर रहे हैं, तो ICAI, ICSI, ICMI में ये कॉरपोरेट मित्र लाएंगे। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्गो के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पूर्व में दानुकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो दानुकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने के लिए, दानुकुनी टू सूरत, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दूसरा है अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग, जिसको हम बोलते हैं NW, नेशनल वाटरवेज का प्रचलन ओडिशा में राष्ट्रीय मार्ग के बाद से शुरू होकर, यानी कि पहला कहाँ पर बन जाएगा आपका ओडिशा के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसका नाम दिया है ना 5 से शुरू होकर तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा जैसे बंदरगाहों से जोड़ना है। यानी कि याद रखना 5 वर्षों में ये क्या कर रहे हैं, टोटल 20 नए वाटरवेज बनाएंगे, और पहली बार ये शुभारंभ कहाँ से कर रहे हैं, आपके ओडिशा से, है ना, जिसका नाम है नेशनल वाटरवेज 5। ये कहाँ पर पड़ेगा, आपके ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्गों को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तानियाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, वाराणसी और पटना के अंदर क्या कर रहे हैं, अंतर्देशीय जलमार्गों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसमें यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में विकसित करेंगे। यानी कि इसको नाम दे दिया इन्होंने ग्रोथ कनेक्टर्स। ये क्या है, तो ये है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसका अन्य नाम क्या है, ग्रोथ कनेक्टर्स। अभी कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे, तो वो ध्यान रखना, तो वो है आपके एक तो मुंबई पुणे, दूसरा है पुणे हैदराबाद, तीसरा है हैदराबाद बेंगलोर, चौथा है आपका हैदराबाद चेन्नई, फिर आपका पांचवा आपको देखने को मिलेगा चेन्नई से बेंगलुरु, फिर छठे नंबर का आपको देखने को मिला दिल्ली से वाराणसी, और 7वें नंबर पर आपको देखने को मिला है वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक बार और वापस रिवीजन करने, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, और दिल्ली वाराणसी, और वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों, जिसको हम बोलते हैं PROI, जिसका फुल फॉर्म है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, है ना। एक होता है NRI, क्या होता है NRI, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, तो ये होता है आपका नेशनल रेसिडेंट
ऑफ इंडिया, ये NRI। और ये होता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं PRI, जो बाहर से रहने हमारे यहाँ पर आते हैं उनको बोलते हैं हम PRI। और ये होते हैं नेशनल, यानी कि ये अपने यहाँ से कहीं बाहर रहने के लिए चले जाते हैं तो उनको NRI कहा जाता है। तो PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। योजना के तहत व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव का है, जिसमें सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश सीमा का मौजूद 10% से बढ़ाकर 24% करने का है ना। तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि कोई योजना व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत में ये 5% से कितना कर रहे हैं, टोटल 10% कर रहे हैं। और अगर समग्र कर रहे हैं यानी कि मिलजुल के करें तो वो जो पहले 10% लग रही थी अब वो कितनी हो जाएगी, टोटल 24% है। तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य भारत 2047 तक 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवाओं में वैश्विक लीडर बन जाना, यानी कि नेता बन के उभरेगा आप 2047 तक। 10% वैश्विक हिस्सेदारी है ना, कितना दे रहा है ग्लोबल शेयर, 10% देगा बाई 2047, है ना, आज़ादी के जब 100 वर्ष मनाएंगे तब। अगला है, भारत के को चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 5 क्षेत्रीय, कितने टोटल 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों की सहायता करने के लिए एक योजना शुरू किया है इन्होंने, है ना। तो टोटल कितने बन रहे आपके मेडिकल हब्स, कितने बन रहे हैं, तो टोटल 5 बन रहे हैं ना। तो 5 क्या बन रहे हैं आपके मेडिकल हब्स बन रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये सारे सेंटेंस है जो डायरेक्ट मैंने उस PDF से उठा रखे हैं जो आपकी यूनियन बजट की है ये। फिर अगला है, 3 नए क्या बन रहे हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया ऑफ आयुर्वेदिया, जिसको हम बोलते हैं AIIA। कितने बन रहे हैं टोटल, तो 3 बन रहे हैं, ये भी बजट के अंदर लिखा हुआ है, याद रखने की चीज़ है। अगला है, भारत के एनिमेशन विजुअल इफेक्टर गेमिंग और कॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं AVGC। इसका मतलब क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसे 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। और मैं यानी कि निर्मला सीतारमण, फिर महिला याद आ गई, निर्मला सीतारमण 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का समर्थन करने का प्रस्ताव करता हूँ या फिर करती हूँ, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी कि अब ये बढ़ावा देने आपकी गेमिंग को, जिसको हम बोलते हैं AVGC या एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स के लिए। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 2 मिलियन पेशेवर की आवश्यकता होने का अनुमान है, यानी कि 2030 तक लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग इस पेशे में उतर जाएंगे। और इन्होंने 15,000 माध्यमिक विद्यालय है, कितने 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेज में कौन सा AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित कर रहे हैं ना। AVGC कंटेंट क्रिएटर जो लैब है वो स्थापित करेंगे कहाँ पर, 15,000 + 500, यानी कि लगभग 15,500 कॉलेज या फिर स्कूलों में आपकी AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के आसपास लगभग 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव दिया है इन्होंने। कितना है, 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप कहाँ पर बनेगी, जो औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारे हैं, है ना, जो शहर है वहाँ पर। अगली बात करते हैं आप, तो उच्च शिक्षा में STEM संस्थानों का लंबे समय तक शिक्षण और प्रयोगशाला कार्य महिलाओं छात्रों के लिए कुछ चुनौतियाँ पेश करता है। VGF क्या बोलते हैं, VGF या कैपिटल सपोर्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल होना आवश्यक स्थापित किया जाए, है ना, यह आवश्यकता है, यानी कि प्रत्येक जिले में एक हॉस्टल होगा, ये भी हमको यूनियन बजट 2026 में बताया है। अगला है, इमर्सिव एक्सपीरियंस के माध्यम से खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप बुनियादी सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन किया जाएगा। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 तारामंडल, है ना। तो ये प्रमोट कर रहा है किसको, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को, किसमें, इमर्सिव एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विल बी सेटअप फॉर द अपग्रेड द 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी ये डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर देंगे। आगे बात करते हैं, तो अब बात आती है आपकी कि मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, यानी कि एक ये कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की स्थापना, यानी कि इस नाम को ये चेंज करना है किसमें, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी,
है ना। पहले क्या था इसका नाम, तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी था। अब इसको अपडेट करके ये कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। यहाँ शिक्षा उद्योग सरकार के बीच एक सेतु का काम करेगा। आगे बात करें तो भारत के पास विश्व स्तरीय पेशकश करने की क्षमता और अवसर है। ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा का अनुभव है। हम पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को आगे बढ़ाएंगे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें समझते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पर्वतीय दर्रे और कश्मीर पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिम घाट में पोड़ी गई मलाई को ये अच्छे से विस्तार करेंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख घोंसले के शिकार स्थलों के साथ साथ कछुए के मार्ग बनाएंगे। अगला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील, है ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ये बॉर्डर पर स्थित है झील, पुलिकट झील के किनारे पक्षियों को देखने के लिए एक मार्ग भी बनाएंगे। ये तीन स्टेटमेंट है, याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, है ना। ये कैट्स क्या है, तो ये पूरी कैट्स की प्रजाति, जैसे जेगुआर हो गया, स्नो लेपर्ड है ना, ये जो आपका टाइगर है, उसके बाद लायन, ये पूरी कैट की प्रजाति है। तो इसमें क्या है, तो 2024 में एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की इन्होंने स्थापना की थी। इस वर्ष भारत के पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कर रहा है, जहाँ 95 देशों के शासनाध्यक्ष और मंत्री सुरक्षा के लिए सामूहिक रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये कि 2024 में एक अलायंस साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई थी। तो इस वर्ष यानी कि 2026 के अंदर भारत क्या कर रहा है, इसी समिट की मेजबानी करेगा, ध्यान रखना। तो इसका भी उन्होंने कुछ बजट दिया है कि इसमें भी कुछ पैसे वगैरह लगे, तो उन्होंने ये बातें बताई है। अगली बात है कि लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चंदनलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत अनुभवक सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। अगला है भारत विस्तार, है ना, ये भारत विस्तार है। इसमें विस्तार का फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। एक बार और पढ़ेंगे, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी कि भारत विस्तार। तो ये क्या है, तो एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है, जो कृषि पद्धतियों के साथ साथ कृषि पद्धतियों पर एग्री स्टेक पोर्टल और ISAR पैकेज को एकीकृत करेगा। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा और किसानों के लिए बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम करेगा और अनुकूलित सलाहकार सहायता प्रदान करके जोखिम को कम करेगा, है ना। तो यानी कि भारत विस्तार करके एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च करी है ना, एक AI टूल है, ये किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगली बात है महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से व्यवसाय की मालिक बनने के लिए अगला कदम उठाने के लिए मदद करने का प्रस्ताव रखा है। स्वयं सहायता उद्यमी, जिसको हम बोलते हैं SHE, सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर, किससे संबंधित है, तो ये महिला से संबंधित है, SHE, है ना। स्वयं सहायता उद्यमी SHE मार्ट को उन्नत और अभिनव वित्तीय साधनों के माध्यम से क्लस्टर स्तर के संघों के भीतर समुदाय को स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में विस्तारित किया जाएगा। अगली बात करते हैं, तो अब ये दिव्यांगजन कौशल योजना ये लेकर आए हैं केंद्र सरकार। IT AVGC क्षेत्र, AVGC यानी कि वही आपका गेमिंग वाला, आतिथ्य और खाद्य और पेय क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त कार्रवाई उन्मुख और प्रक्रिया संचालित भूमिकाओं प्रदान करते हैं। हम उद्योग विशिष्ट और अनुकूलित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर पर सुनिश्चित करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो दिव्यांगजन कौशल योजना है, इसको भी इस यूनियन बजट यानी कि यूनियन बजट आपका जो आया 2026 में, इसको लेकर आए, ये बढ़ावा दे रहे हैं किस पर, आपके दिव्यांगजन, है ना। उसमें बहुत सारे क्षेत्र में, चाहे वो बात करें IT की, AVGC और हॉस्पिटलिटी एंड फूड बेवरेजेस, तो उन सब में इस क्षेत्र को ऊपर उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। अगला है आपका दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग सहारा योजना, ये वाली योजना आपकी कौन सी है, ये है आपकी दिव्यांग कौशल योजना, यानी कि इनको सेक्टर में लेकर आना है। दूसरी बात कर रही है सहारा की बात कर रहे हैं, तो सभी पात्र दिव्यांगजन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण तक समय पर पहुंच पर एक मूलभूत आवश्यकता है। ये प्रस्ताव करते हैं कि भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, यानी कि ये किसका फुल फॉर्म है, तो देख लेना, एलिम्को। इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं एलिम्को, ठीक है। को सहायता प्रदान करना, सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अनुसंधान एवं विकास और AI एकीकरण में निवेश करने के लिए। अगली बात इन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री दिव्य सहायता केंद्रों को सुदृढ़ करना और स्थापना में सहायता करना।
यदि हाँ तो तत्समी ब्यौरा क्या है, तो ये है दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरण देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, ये उत्पाद इस ब्यूरो के अंदर है। अगली बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकास के लिए प्रस्तावित एक योजना लाए। इस योजना में मंदिरों और गद्दे को विकास, तीर्थ स्थलों के व्याख्या केंद्र और कनेक्टिविटी को तीर्थ सुविधा शामिल होगी, है ना। तो इन सातों देशों, सातों राज्य में आपके बौद्ध के जो तीर्थ स्थल है उनको बढ़ावा देना, ये इस चीज़ में लाए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा यूनियन बजट, जिसमें हमने लगभग बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। तो देखो ये सारी जितनी भी चीज़ें सेंटेंस वाली, तो ये आपको एक एक बार लिख के याद करनी पड़ेगी, यानी इसके आप पे कुल मिला के आपको बनाने अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका यूनियन बजट 2026। इसकी जो PDF है ना, इसकी जो PDF है ये मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और ये टेलीग्राम चैनल की आपको जो लिंक है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से इसको आप ले लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, किसी को स्क्रीनशॉट किसी को प्रिंट निकालनी तो प्रिंट भी प्लीज़ निकाल के आप पढ़ सकते हो। पर मेरे हिसाब से आप अगर नोट्स बनाओगे, कि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने सारा डाटा एज इट इज़ उस PDF की सेंटेंस से ले रखा है, तो प्लीज़ अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये थी पूरी यूनियन बजट 2026 की बात। और एक बात यह है कि SSC GD के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं समझाऊँ आपको 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें। क्या? GS के लिए, GK GS के लिए, मतलब वो सभी के लिए, पर GS के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक रहेगी कि आपको मॉक टेस्ट के अंदर GK को कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरी बात है आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। तीसरी बात है कि करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक GK कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये 3 चीज़ें मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो आपको ऑन स्क्रीन बोर्ड पर लाकर बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी पूरी आपकी यूनियन बजट की बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम ऐसी कोई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।